नमस्कार। 90 साल और 20 वाइसरॉय, आज हम इसी दौर को समझने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे इन ताकतवर शख्सियतों ने ब्रिटिश भारत की कहानी लिखी, एक साम्राज्य को खड़ा किया और फिर उसे अपनी आंखों के सामने ढहते हुए भी देखा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये वाइसरॉय आखिर था कौन। देखिए, 1858 से पहले भारत में ब्रिटिश राज का जो मुखिया होता था वो था गवर्नर जनरल। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था। लेकिन 1858 के बाद सब कुछ बदल गया। यही पद बन गया वाइसरॉय। ये शब्द फ्रेंच के रॉय से आया है, जिसका मतलब होता है राजा। तो वाइसरॉय का सीधा मतलब हुआ राजा की जगह पर, यानी अब भारत का शासक सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, जिसके पास बेहिसाब ताकत थी। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। कंपनी राज से क्राउन रूल की शुरुआत कैसे हुई, फिर साम्राज्य कैसे फैला और फिर कैसे दमन और सुधार की नीतियों के बीच से आज़ादी की वो लड़ाई शुरू हुई जो आखिर में ब्रिटिश राज के अंत की वजह बनी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह की आग से। इस एक विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जड़ें हिला दी और भारत को हमेशा के लिए सीधे ब्रिटिश क्राउन के नीचे ला दिया। ये वाकई एक नई शुरुआत थी। ये बदलाव देखिए कितनी तेजी से हुआ। 1857 में विद्रोह की चिंगारी भड़की और महज 1 साल के अंदर भारत पर राज करने का पूरा तरीका ही बदल गया। सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज के पास चली गई और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय बनाया गया। अब लॉर्ड कैनिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विद्रोह के बाद बिखरे हुए भारत को संभालना। उन्होंने भारतीय राजाओं का भरोसा जीतने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी विवादित नीति को खत्म किया। आप जानते ही होंगे, ये वही पॉलिसी थी जिसके तहत वारिस न होने पर रियासतों को हड़प लिया जाता था। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन पीनल कोड लागू किया, एक ऐसा कानूनी ढांचा जो आज भी हमारे कानून की बुनियाद है। चलिए अब कहानी की अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि शुरुआती वाइसरॉय ने कैसे रेल की पटरियों, टेलीग्राफ के तारों और नए कानूनों के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ को और मजबूत किया। इस दौर का पूरा फोकस एक मॉडर्न स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर था। टेलीग्राफ लाइनों से लेकर जंगलों के मैनेजमेंट तक हर चीज का मकसद ब्रिटिश कंट्रोल को बढ़ाना था। और हाँ, 1871 में भारत की जो पहली जनगणना हुई वो भी इसी कंट्रोल को और पुख्ता करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। 2 ऐसे वाइसरॉय आते हैं जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी, और जानते हैं, उनकी इसी टकराव ने भारत में एक नई राजनीतिक सोच को जन्म दिया। और ये स्लाइड ब्रिटिश सोच के उसी विरोधाभास को दिखाती है। सवाल ये था कि भारत पर राज कैसे किया जाए, जोर जबरदस्ती से या फिर धीरे धीरे सुधार करके। देखिए, एक तरफ लिटन का दमन था, प्रेस की आज़ादी पर हमला, तो दूसरी तरफ रिपन के सुधारवादी कदम थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखी। बिल्कुल 2 अलग दुनियाएं। तो होना क्या था, इसी राजनीतिक उठापटक का सीधा नतीजा निकला 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। ये भारत का पहला संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन था। अब आगे बढ़ते हैं। एक वाइसरॉय और उसका सिर्फ एक फैसला पूरे देश में विरोध की ऐसी आग लगाता है जो राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा ही बदल देती है। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन की, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी। उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सरकारी वजह तो ये बताई गई कि बंगाल बहुत बड़ा है और प्रशासन चलाना मुश्किल है, लेकिन असल इरादा कुछ और ही था। मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रवाद की उठती लहर को दबाना। लेकिन कर्जन का ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। इसने तो आज़ादी के आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया, और इसके जवाब में जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था कर दी। बस यहीं से वो फूट डालो और राज करो की नीति की जड़ें और गहरी हो गईं, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे उथल-पुथल भरे दौर में। वो दौर जब ब्रिटिश राज को एक ऐसी राष्ट्रवादी लहर का सामना करना पड़ा जिसे रोकना नामुमकिन था। साथ ही 2 विश्व युद्ध और फिर खुद का अंत। इस टाइमलाइन से एक पैटर्न साफ दिखता है। ब्रिटिश सरकार थोड़ी सी रियायत देती और भारत की तरफ से पूर्ण आज़ादी की मांग और तेज हो जाती, और फिर जलियांवाला बाग जैसे दमनकारी कदमों ने तो इस आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया। और फिर आता है आखिरी काम, जो लॉर्ड माउंटबेटन के हिस्से आया।
उन्हें यहाँ राज करने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि भारत के तेजी से और बेहद दर्दनाक बंटवारे और ब्रिटिश राज के अंत की निगरानी के लिए भेजा गया था। तो 90 सालों में 20 वाइसरॉय की ये कहानी एक साम्राज्य को बनाने से लेकर उसके बिखरने तक का पूरा सफर दिखाती है और हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एकीकरण से शुरू हुआ ये सफर बंटवारे पर ही खत्म होना था? क्या ये वाकई तय था